हेलो दोस्तों। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 अक्टूबर को हायर एजुकेशन का पेपर था और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा भूगोल के प्रश्नों का। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ जीएस में, लेकिन भूगोल में मैं ज़्यादातर सही उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जो ऑथेंटिक जो बुक्स होंगी, ऑथेंटिक जो मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा सही उत्तर होंगे। हालांकि मुझे 66 क्वेश्चन मुझे सही मिल चुके हैं और 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कथन और कारण से रिलेटेड हैं, उसको मैं बहुत क्लियरली व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ कई जगह। ठीक है, तो हालांकि फिर भी मैं उसको बताऊंगा, तो उसको आप ज़रा आप नोटिस करिएगा कि हाँ वहाँ पे क्या हो सकता है और आप अपने हिसाब से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम सीधे स्टार्ट करेंगे कि क्या ज्योग्राफी से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 31 से। तो 31 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो खाई पूछी थी कि कौन सा सुमेलित नहीं है 31 पे। मैं सीरीज बता दूं, मेरा सीरीज बी है। ठीक है, भूगोल का। तो मेरियाना खाई जो था उत्तरी में है, ना कि दक्षिणी में है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था कि गर्मी में जेट स्ट्रीम की गति जो होती है, सर्दी के मौसम की गति दोगुनी हो जाती है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, ठंडी में स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरा ये कहा था कि गर्मी में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम होता है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। ठीक है, 32 का दूसरा ऑप्शन सही है, बी। उसके बाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात कर रहा था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद पैराडाइम की बात किया था। पैराडाइम टीएस कुहन की जो संकल्पना थी, ठीक है, थॉमस कुहन की। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये एडवर्ड सोजा की बुक है और इन्होंने इनका पोस्ट मॉडर्निज्म ज्योग्राफी पे बड़ा काम है इनका। आगे कुछ पुस्तक थी, अर्डकुंडे कार्ल रिटर, ज्योग्राफिया जनरलिस वार्नियस की थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेटजेल की है और कॉस्मोस जो है हमबोल्ट की है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाता है। 37 में एक पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी जिससे प्रमुख चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया था, और ये पत्रिका थी एंटीपोड। ठीक है, तो 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा, एंटीपोड। उसके बाद एक बुक थी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है, अपवादवाद, सेफर है, तो सेफर की बुक थी। 38 का ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा था कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के समर्थक नहीं थे, पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक नहीं थे, वो थे जीन ब्रूंज। ये पॉसिबिलिज्म या संभववाद के समर्थक थे। आगे चलते हैं, तो नगर विकास की 7 अवस्थाओं को किसने प्रस्तुत किया था, तो ये ग्रिफिथ टेलर ने किया था। शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, इसको आप चेक करिएगा कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। नगरीकरण की अवधारणा लुइस विर्थ ने विकसित की थी। ठीक है, लुइस विर्थ ने। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं आ रहा था, मैं गलती से मैंने गलत लगाया। तो 42 का ए, लुइस विर्थ। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो थी, ठीक है, वो ओमान की है, ओमान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रिटेल ग्रेविटेशनल, ये खुदरा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था, ये WJ रैली का था। ठीक है, तो रैली सही होगा, ये भी बहुत पुराना रिपीटेड है। मैच कराने के लिए दिया था कि सिटी रीजन, अमलैंड, हिंटरलैंड, अर्बन फील्ड, ये सब सही सही मैच थे ऑलरेडी। ठीक है, तो सिटी रीजन डिकिंसन, अमलैंड आंड्रे एलेक्स हो गए, हिंटरलैंड FH ग्रीन हो गए, और अर्बन फील्ड जो हो गया स्मेल्स का हो गया। तो ये 45 का बी आंसर सही हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैच था। शुष्क स्थल अधिवास, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाढ़ प्रभाव क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख न होना, ये रीजनल प्लानिंग से क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। विटलेसी का वर्गीकरण पूछा था कि उसमें कौन उनका जो है एक बेस नहीं था, तो उसमें भूस्वामित्व बेस नहीं था। ठीक है, लैंड ओनरशिप एंड लैंड टेन्योर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है, रिपीटेड है। आगे चलते हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न था एक, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक डेयरी कृषि। तो आप इसको मैच कराएंगे, इसका उत्तर सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि 48 का सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि गहन निर्वाह कृषि बांग्लादेश से मैच कराएंगे। उसके बाद वाणिज्यिक बागाती कृषि जो है नीदरलैंड से मैच कराएंगे। नीदरलैंड क्यों मैच कराएंगे, क्योंकि नीदरलैंड, आप डेयरी जान रहे हैं, नीदरलैंड इस समय बहुत बड़ा कॉमर्शियल जो है कि वाणिज्यिक व्यापार बहुत कर रहा है, तो ये अभी अभी रिसेंटली बहुत पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ गया है। तो चूंकि ऑप्शन ऐसे थे, तो आपको बी को जो है नीदरलैंड से मैच कराना होगा। ठीक है, बी का 4 और सी का 2, यानी कि वाणिज्यिक डेयरी जो है
ये अर्जेंटीना को मिलाएंगे। अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो आपका देखेंगे, अर्जेंटीना में जो उसका पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की स्थिति होती है। तो 48 का सी सही हो जाएगा। और 49 में विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में एमजी केंडाल ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन डी सही होगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभी निर्धारित किया। बहुत पक्का नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ जो मुझे बुक से जो सोर्स मिल रहे हैं इसके अनुसार आंसर सी सही होगा। एस भाटिया कृषि क्षमता की बात किए थे, इन्होंने काम किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे काम किया है। एक बुक में मुझे रेफरेंस मिला था थोड़ा सा, फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत पक्का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि बुक से ही रेफरेंस मिला है ये। तो 50 का सी एस भाटिया। उसके बाद उन्होंने वो तेल क्षेत्र के नाम रख दिया, अलग अलग नाम रखे थे। ग्रोजनी रूस में है, मीना अल अहमदी कुवैत में है, हाँ, और अहवा ईरान में है। अल घावर जो है सऊदी अरब का है। अल घावर और ये घावर और धम्मान ये सब सऊदी अरब के हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये इराक नहीं होगा, सऊदी अरब होगा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे कि वेबर से बात किया था, इन्होंने 3 शब्द लिखा था, लोकेशनल वेट, लोकेशनल ट्रायंगल और एग्लोमिरेशन। तो इसमें चौथा ऑप्शन इसका गलत था, जो वेबर से रिलेटेड नहीं था, वो था कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। ठीक है, ये पूरक क्षेत्र जो है ये हैरिस उल्मन का है, जो आप ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे सिस्टम, तो उसमें हैरिस और उल्मन का पूरक क्षेत्र की बात की है। तो 52 का सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं कि जेसी बीवर जो है यूएसए पे काम किए थे, तो वो आप सीधे उत्तर जान लीजिए, मध्य पश्चिमी यूएसए। ठीक है, मध्य पश्चिमी यूएसए, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जाते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यू में बहुत लोगों ने कोहन लगाया है, बहुत लोगों ने अलग अलग सेवरेस्की स्पाइकमैन लगाया। यहाँ पे सही उत्तर है एटी महान। महान का जो सामुद्रिक शक्ति था वो 1890 में आया था, जबकि कोहन जो था वो 1963 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था? एटी महान, 1890। स्पेंसर और थॉमस जो सांस्कृतिक प्रखंड प्रस्तुत किए थे वो 11 और 50 भागों में किए थे, 11 और 50 में। तो ये भी बहुत पुराना रिपीटेड हिट क्वेश्चन है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 131वां स्थान है, 131। नेक्स्ट आते हैं शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच संबंध जो है वो राजनीतिक पारिस्थितिकी कही जाएगी, पॉलिटिकल इकोलॉजी। आगे आता है प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है, द रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, इट इज नॉट ए वैलिड सोशियो कल्चरल कंसेप्ट, यानी कि यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ये क्रोबर का, ये भी पुराना प्रश्न है। टालेमी की पुस्तक में अल इदरीसी ने सुधार किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो प्राकृतिक संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने बताया था? तो ये LS प्रकाश राव और क्या कहते हैं ये भट्ट, BSL, ये जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है? ये है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन। आगे आते हैं कि स्थल, लोक और कार्य। ठीक है, स्थल, लोक, कार्य, ये 3 चीज़ों की बात कौन करता था? प्लेस, फोल्क और वर्क की, ये प्लिनी करते थे। और प्लिनी के ही शिष्य कौन थे? पैट्रिक गिडिज थे। तो ये पैट्रिक गिडिज यहाँ पे सही उत्तर होगा। इन्होंने उसको इलोबरेट किया था, अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो सॉरी प्लिनी नहीं, वो लिपले हैं, लिपले। हाँ, लिपले के शिष्य थे पैट्रिक गिडिज। तो 62 का ए सही हो जाएगा, पैट्रिक गिडिज। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन था जो चांदना के द्वारा पूछा गया है, रीजनल प्लानिंग। तो इसमें दरअसल बहुत सारे जो रीजनल प्लानर हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, कोई 8 बता रहा है, कोई 5। तो स्पेसिफिक मुझे RC चांदना का नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग को अगर मिले तो ज़रूर बताइएगा, और सोर्स भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कहीं 8 मिला तो वो किसी ग्रिज के अनुसार मिला 1965। इसी तरह से और भी कुछ सोर्स मिले, कहीं 7 भी मिला, कहीं 5 भी मिला, लेकिन स्पेसिफिक RC चांदना का पूछा है, चांदना का, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो आप प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद इन्होंने मैच कराने के लिए दिया था आदिवासी पदानुक्रम, क्षेत्रीय विश्लेषण, विकास ध्रुव सिद्धांत और रोस्टो का क्या है? वृद्धि की अवस्थाएं। तो इसको आप मिला देंगे, ग्रोथ पोल पैराडॉक्स से मिला देंगे, और रोस्टो को जो मिला देंगे आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं से। आदिवासी पदानुक्रम जो होगा, ओहो ये तो गिर गया, चलिए, हाँ, तो यहाँ पे आप मिला देंगे तो इसका ऑप्शन आपको डी सही मिलेगा। ठीक है, 64 का डी, यानी कि जो आदिवासी जो सेटलमेंट पैटर्न है वो आप मिलाएंगे वाल्टर क्रिस्टालर से, ग्रोथ पोल को पेरॉक्स से मिलाएंगे, और जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो से मिलाएंगे। तो ऑप्शन डी सही मिल जाएगा। RF दिया था एक संबंध है 50,000 का, जब आप उसको 2 गुना करेंगे तो वो आपकी स्केल क्या होगी?
स्केल आपकी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी मतलब नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक संबंध है 25,000 हो जाएगा, तो 65 का बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न था, अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो इसमें क्या है कि देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो मैंने 2 बार का क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने नोट किया था। पहले में उत्तर जो है कि आयोग ने पीटर हॉल किया था, और दूसरी बार जो मैंने चेक किया था उसमें उत्तर आयोग ने फ्रीडमैन किया है। और आज जो परीक्षा हुई है, अब देखिए उसमें क्या करते हैं। तो ये संभवतः ये पीटर हॉल सही होना चाहिए, हालांकि जो अलग अलग हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें दोनों अलग अलग बार मिला है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिले तो प्लीज़ बताइएगा। जनजाति पूछा था, बुशमैन मैच नहीं कर रहा है किससे, सूडान से। बुशमैन जो है कालाहारी की जनजाति है, कालाहारी जो मरुस्थल है जो दक्षिण अफ्रीका में है वहाँ की जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुशमैन। उसके बाद इन्होंने कुछ झीलों को मिलाने के लिए दिया था, तो इसको आप मिलाएंगे तो जो साला झील है उसको अरुणाचल प्रदेश से मिलाएंगे, चंदीबू झील जो है वो आसाम से मिलाएंगे, भृगु झील जो है हिमाचल से मिलाएंगे, उमियाक को मेघालय से मिलाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 68 का ए। उसके बाद कुछ कथा, हाँ एल सा था, लिखा है कि एल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह दिसंबर माह में चलती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल और केवल 2। जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा था, पोटास समृद्ध और फास्फोरस की कमी, तो यह जलोढ़ मृदा की विशेषता है एलुवियल सॉइल की। आगे आते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी में इसने पूछा था कि कौन सा दर्रा है, तो ये खारदुंगला है, ठीक है। ऑप्शन बी, ये मैं गलत करके आया, मैं समझ नहीं पा रहा था वहाँ पे, या याद नहीं था, जो भी कहिए। तो खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में है। आगे प्रोजेक्शन से था, गाल प्रोजेक्शन जो था उसकी पूछा था, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। तो ये क्या था कि गाल गाल जानते हैं, गाल सिलिंड्रिकल जो होता है, तो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है उसका एक भाग है। और सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में आप देखेंगे जैसे कि सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या होगा, सारी लंबाइयाँ एक बराबर होती हैं। यहाँ पे 45 अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होगा, 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इन्होंने बहुत ही सामान्य सा प्रश्न रखा था मैचिंग कराने के लिए, तांबा खेतड़ी, लौ खनिज को आप बादाम पहाड़ी से मिलाएंगे, जस्ता को जावर से मिलाएंगे और सोना को हट्टी से मिलाएंगे, ठीक है। हट्टी कर्नाटक में है, बादाम पहाड़ी संभवतः उड़ीसा में है, ठीक है। और जस्ता ये जावर जो है ये राजस्थान में है, और सोना जो है आपका कर्नाटका में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद K7 पूछा था क्रिस्टालर से, तो ये प्रशासन का नियम है K7। निर्वनीकरण पूछा था, डिफॉरेस्टेशन किससे पता करते हैं, थर्मल इंफ्रारेड से पता करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तापीय अवरक्त। उसके बाद पूछा था, द्विचरीय संबंध विधि नहीं है, नॉट ए वाइब्रेट कोरिलेशन, तो इसमें आंशिक संबंध वो नहीं है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और असमानता को प्रदर्शित करने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी है, लॉरेंज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 जो था वो 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, 12, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुदूर संवेदन भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व के तत्वों का विश्लेषण से समय, ये सही है और दूसरा भी सही है। सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत, सही है। इसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये व्याख्या है कि नहीं है, काफ़ी क्लोज है, तो आप अपने सीनियर्स दोस्त मित्र से पता करिएगा, ये काफ़ी क्लोज है, मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, सही दोनों है। कार्टोग्राफी में निम्नलिखित विधियों में से किसमें अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सममान रेखा विधि है, आइसोप्लेथ मेथड, ये भी यूजीसी का रिपीटेड है। फिर से रिपीटेड, आपको मैं बताऊं 70 में से 50 क्वेश्चन रिपीटेड थे, ठीक है, लेकिन हाँ कठिन वाले रिपीटेड थे, आसान वाले नहीं। आप अगर बहुत बार किए होंगे तब भी कुछ गलतियां हो गई हैं। संभाव्य प्रतिचयन में आप इसको मैच का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें दैव, स्तरित, क्रमबद्ध और गुच्छित, ये 4, ठीक है, जिसमें रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ है बढ़ता है, ये सही है। बर्फ की कम गहराई और घाटियों भित्तियों की तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है, ये भी सही है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये व्याख्या करेगा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे उत्तर में अक्सर आयोग जो कहता है वो मानना होता है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, 82 का। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लेट्स की बात किया था, छोटे छोटे प्लेट्स को मैच कराने के लिए दिया था, नजका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कोकोस, ठीक है।
तो चलिए, तो नजका को आप मिलाएंगे बी से, ये पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि नजका को आप मिलाएंगे दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेटो के बीच, ऑप्शन बी से। स्कोशिया को मिलाएंगे कैरेबियन और प्रशांत प्लेटो के बीच में, स्कोशिया से मिलाएंगे। जुआन डी फ्यूका को आप किससे मिलाएंगे? जुआन डी फ्यूका को नीचे ही रहने देंगे, प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के प्लेटो के बीच में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 पर नदी में जो नदी सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें पूछा था जो अनुवर्ती नदी है, कंसिक्वेंट रिवर है, उसके बाद में जनरेट होती है और उसी की दिशा में चलती है, वो होती है नवानुवर्ती या रीसिक्वेंट, ठीक है। तो रीसिक्वेंट सही है और नवानुवर्ती हिंदी में इसका उत्तर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप जानते हैं, अपपत्रण, अपसल्कन, प्याज का छिलका, ये क्वेश्चन आप अक्सर पढ़ते हैं, एक्सफोलिएशन, वह क्वेश्चन वही था, पूछने का तरीका अलग था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी प्रक्रिया चट्टानों की पुनर्वृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है? फ्लेकिंग है, ये प्रोसेस फ्लेकिंग है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा होती हैं, सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि उत्समलन और अवसमलन तनाव बलों द्वारा होता है, ये गलत है। देखिए, जो इसमें क्या अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग लिखा हुआ है। अप वार्पिंग डाउन वार्पिंग का क्या मतलब होता है कि ऊपर जाना नीचे जाना, जैसा पर्वत होता है ना, तो पर्वत में ऐसे बनता है, तो ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, किससे हो रहा है? ये दबाव से हुआ है, संपीड़न से, कंप्रेशन से, ना कि तनाव से, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन इनका केवल और केवल एक सही होगा इसमें, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, 87 में इन्होंने पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नदी का अवनमित कुंड है, सही है। हिमनद टार्न बनाएगा, सही है। पवनवात क्षेत्र नहीं बनाएगा, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, ये पानी ये काम करती है, ठीक है, पानी यानी कि ये कोस्टल क्या बोलते हैं, स्थलाकृति है, ठीक है। तो 87 का सी सही हो जाएगा, पवनवात क्षेत्र गलत है, मैच नहीं होगा इससे। आगे इन्होंने डेल्टा मैच कराने के लिए था, चापाकार बहुत फेमस डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का और नील नदी का, तो चापाकार नील नदी हो गया। पंजाकार मिसिसिपी, बड़े बड़े डेल्टा पूछा था, बहुत फेमस, ठीक है। तो इन दोनों को मिला देंगे, आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, A4 हो जाएगा नील नदी से चापाकार। अब C2 हो जाएगा, C2 मतलब पंजाकार मिसिसिपी से हो जाएगा, ठीक है। और B3 मैकेंजी डेल्टा ज्वार नद बना देगी, ठीक है। तो 88 का ए सही है। आगे चलते हैं, पूरा राजस्थान का इन्होंने जलवायु रख दिया था कोपेन के अनुसार, तो इसको सीधे मैच कराइए, पहले का ए का 2 से मैच कराइए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हवा पूछा था, जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में बहती है, यामो जापान में बहती है, ऑप्शन सी इसका गलत है। 20 जो है न्यूजीलैंड में नहीं बहती है, ठीक है, तो 90 का सी सही उत्तर होगा, 90 का सी। 20 जो है न्यूजीलैंड की नहीं है। तिब्बत के पठार से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे वो कोटेश्वरम और फ्लॉन द्वारा दिए गए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो मानसून से रिलेटेड है, तिब्बत पठार से रिलेटेड है, कोटेश्वरम और फ्लॉन। देखिए, पूरी दुनिया में जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्थलाकृतिक या ओरोग्राफिक होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा था, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूछा था, ज़्यादातर सर्दियों की बात किया था, और सर्दियों में जब बात होती है तो CS जलवायु क्या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलती है, और यूरोप की बात किया था। तो यहाँ पे चक्रवाती वर्षा है, ठीक है। अभी एक किताब में देख रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ सविंद्र सर की किताब में, क्लाइमेटोलॉजी में, वो कहते हैं कि वर्षा जो होती है ये चक्रवातों द्वारा ही होती है, जो जहाँ से ठंडियों में जो वर्षा होती है, ठीक है। तो ये चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वायुमंडल की परतों में जो न्यूनतम तापमान होगा, आप NCERT की बुक में देखेंगे तो पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, एक ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे मिलेगा? मेजोपाज पे मिलेगा, ठीक है, मीजोपाज पे। तो 93 का सी मीजोपाज सही उत्तर है। आगे इन्होंने चक्रवातों को मैच कराने के लिए दिया था, आप केवल विली विलीज को ऑस्ट्रेलिया से मिला दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। और टाइफून्स चीन है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, तो ये 94 का सी उत्तर सही हो जाएगा, 94 का सी। टाइफोन को आप मिलाइए चीन से, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया से, और बैगियो जो है वो आपको आप मिलाएंगे इससे फिलीपीन से, और टाइफू जापान से, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 पे आते हैं, बेंगुला करंट फिर से पूछ लिया, इसका तरीका अलग था इस बार, ठीक है। तो 95 में बेंगुला का देश में लिखा दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट, गलत है, बेंगुला दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, सही है, टेम्परेचर बताया था 20 से 21 डिग्री, सही है, ठीक है।
लेकिन हाँ दूसरा इन्होंने जो सैलिनिटी बताई है वो गलत बताया था। तो केवल और केवल एक सही, क्योंकि सैलिनिटी उसको 27 पर 1000 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30 से 34 ये सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गया, इससे कोरल मर जाएंगे, ठीक है। तो केवल और केवल ए सही होगा। सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? ओशन बेसिन का है, ठीक है। ओशन बेसिन इन्होंने मग्न तट दिया था, ढाल दिया था और पर्वत श्रेणी दिया था। तो जो इसमें ओशन बेसिन जो है महासागरीय द्रोणी, ये सही उत्तर होगा 97 का। 98 पे आते हैं कि ठंडी समुद्री जलधारा कौन सी है? ओ या सी ओ ठंडी है जो ऊपर से आती है, ठीक है। अंगुल्हास गर्म है, वो आपका अफ्रीका में ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, ठीक है। अलास्का को जान रहे हैं, अलास्का भी जो है कि ये भी आपकी गर्म धारा है, ऊपर से आती है लेकिन गर्म है। ओ या सी ओ ठंडी है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो लाल मिट्टी या रेड क्ले, ये जैविक नहीं है, ठीक है, ये जैविक नहीं है रेड क्ले। तो 99 का बी। आते हैं 100 एंड लास्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता के कारण दोनों गोलार्ध में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता का, ये भी बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो 100 का ये। तो इस तरह से आपके 100 प्रश्न हुए। मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि पेपर जो था वो पेपर का स्तर बहुत ही उच्च था। हालांकि भले ही रिपीटेड थे, लेकिन रिपीटेड में भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो कठिन प्रश्न थे। हालांकि मेरे नोट्स में सारे क्वेश्चन थे, उसके बावजूद भी मैंने दैव, स्तरित और गुच्छित ये सब जो था कहीं ना कहीं वो हमसे गलती हो गई। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वो किसी से भी 2-4 गलतियाँ हो जाती हैं। और एग्ज़ाम में ऐसा वहाँ पे प्रेशर होता है कि ऐसा होता है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि जीएस का पेपर था, जीएस का पेपर बहुत कठिन था। जो भूगोल के जो स्टूडेंट्स हैं जो जीएस में सफ़र करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं जो अन्य स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, जो हालांकि पेपर जो करेगा सब अच्छा ही करेगा, मेहनत सभी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ मैं समझता हूँ कि जीएस कहीं ना कहीं ऐसा था कि इसमें बहुत स्कोर कोई करेगा तो 20-22 के आसपास करेगा, ठीक है। तो बहुत कोई ख़राब करेगा तो 14-15 करेगा। तो एक अच्छी जो बढ़त होती है जीएस में, वो कोई अच्छी बढ़त नहीं ले पाएगा। हालांकि फिर भी जो अच्छा है, जैसे जो पीसीएस की तैयारी जो लोग करते हैं तो वो अच्छा स्कोर किए हैं, पता लगा है, और वो थोड़ा 4-5 क्वेश्चन इधर बढ़ा लेते हैं, वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने जीएस में किया है ठीक 20 के आसपास, 18-20, तो वो बढ़त में हैं। अब बस भूगोल में आप 50 पार कर दें तो आप बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे हैं। और अभी इसी के साथ ही मैं एक कट ऑफ अपनी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि 65 जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, इसी के आसपास रहनी है, 65 के आसपास घूमनी है। और ये मैक्सिमम है, जनरल या ओबीसी में दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जो भी मैक्सिमम जो कट ऑफ होती है किसकी, जनरल या ओबीसी की होती है, तो 65 के आसपास रहनी है। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, कैसे किया है, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है, मेरा लेवल क्या है, और मेरे आसपास के लोग जो हैं 2-4-5 लोग 10 लोग जो लगातार अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने क्या किया है। तो इस हिसाब से मैं पिछली बार भी मैंने 95 बताया था पीजीटी में, और इधर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जीआईसी में भी मैंने बताया है कि 65 जो हैं, ठीक है, ओबीसी या जनरल 65 वाले वो मेंस लिखेंगे। और इसी तरह से इसमें फिर से बता रहा हूँ कि 65 वालों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो एससी में कुछ नीचे जा सकता है, ये 62-63। तो मैं समझता हूँ कि 60 से 65 के आसपास जो है मेरिट घूमने वाली है। हाँ 60 के नीचे नहीं जाएगी, ये भी विश्वास के साथ बताता हूँ, ठीक है। लेकिन 65 के ऊपर भी नहीं जाएगी, ये मेरा विश्वास है कि 65 के आसपास मेरिट रहना है किसी भी कैटेगरी का। अगर जो भी अगर 65 प्लस जा रहा है, कोई भी मेरा दोस्त जा रहा है, कोई भी दर्शक जा रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी में लग जाएं। तो बस थैंक यू। अब बड़ी लंबी हो गई, मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने से सभी लोग पढ़ रहे थे, ये आखिरी परीक्षा थी लगभग, जो लोग टीचिंग जॉब के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बड़ा लंबा संघर्ष रहा 4-5 महीने का, सभी लोग साथ रहे, सभी लोग जगह जगह मिले, सेंटर एक जगह हो जाने से भी लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, और आप लोग को हैप्पी दिवाली। और पटाखे का प्रयोग कम करें। हाँ हालांकि जिसका सिलेक्शन हो गया है पीजीटी वगैरह में वो तो नहीं मानेगा, पटाखे का प्रयोग जरूर करेगा, लेकिन फिर भी आप भूगोल के छात्र हैं तो सब धुआं धुआं मत करिएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।